लास्ट टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। आपके पेपर में काफी टाइम से बार बार रिपीटेडली ये डिस्टिंग्विश पूछा जा रहा है, कभी इन दोनों के बीच, कभी इन दोनों के बीच, कभी इसके और इसके बीच पूछ सकता है किसी भी तरह से कंपेयर करके। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, तीनों का मीनिंग, तीनों का प्रेसिडेंट, तीनों के मेंबर्स, तीनों के मेंबरशिप, तीनों के अपील। ये 7 पॉइंट पे आप डिफरेंस बिटवीन शो कर सकते हो। ठीक है, अभी ऐसे कौन से बच्चे जिनको बोर्ड पे नहीं दिखता है, बिकॉज ये मैं अभी आपको याद भी करा दूंगा, तो कोशिश करो बोर्ड पे ही देखो, टेक्स्ट बुक में मत देखो। आपका आई कांटेक्ट मेरे से कटना नहीं चाहिए जरा भी। ओके, समझेंगे भी और याद भी करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन मतलब बेटा, स्टेट मतलब बाप, नहीं बाप का बाप। तभी तू स्टूडेंट है और मैं टीचर हूँ, तो दादा ही बोलेगा। ठीक है, मैं बाप का बाप बोल सकता हूँ, मतलब तो सेम है ना, सवाल घुमा के आता है, ध्यान रख। बेटा मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन, बाप मतलब बाप का बाप मतलब। अब बेटा बाप और बाप के बाप में फर्क तो होगा ना, पहले मीनिंग का फर्क। किसका फर्क? मीनिंग क्या है? बेटे का मतलब क्या है? अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। क्या है ये? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। ये भी क्या है? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। ये भी क्या है? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। तीनों भी कोर्ट है, तीनों भी फर्क है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम सुलझाएगा बेटा, कौन से लेवल पे? तो सेंटेंस क्या बना? अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये भी तो कोड है ना, बट अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट द देन अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट। तो आपको क्या करना है, आपको पेपर से पहले इसको याद करना है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है उसकी जगह पे स्टेट, स्टेट की जगह पे बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। आगे, इस्टेब्लिश बाय दी स्टेट गवर्नमेंट, इस्टेब्लिश बाय दी, बट इस्टेब्लिश बाय दी, पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बेटे को किसने बनाया, बाप को किसने बनाया, और बाप के बाप को किसने बनाया। बात समझ में आ गई? ओके, मीनिंग क्लियर है, लिख लेंगे पेपर में। अब बात करते हैं जो आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसमें प्रेसिडेंट कैसे बना जाए। तो सिंपल है, अ पर्सन हु सिटिंग और रिटायर्ड और क्वालिफाइड टू बी, दिमाग में बैठाओ हिंदी में, अगर कोई भी बंदा डिस्ट्रिक्ट जज पे बैठा हो, या उसके लिए करके रिटायर्ड हो चुका हो, या फिर क्वालिफाइड हो, तो वो बंदा क्या बन सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। समझ में आ गई बात? कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज अगर डिस्ट्रिक्ट जज की सीटिंग पे बैठा है, या रिटायर्ड हो चुका है, या उसके लिए क्वालिफाइड करता है, तो वो बंदा डिस्ट्रिक्ट जज में क्या बनेगा? लेकिन अगर किसी बंदे को स्टेट कमीशन में जाके काम करना ऐसा प्रेसिडेंट, तो उसके लिए क्या है? अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर्ड, और यहाँ कौन सा कोर्ट, यहाँ कौन सा कोर्ट, तीनों में सेम है, सिटिंग रिटायर्ड क्वालिफाइड, सिटिंग रिटायर्ड क्वालिफाइड। बट ये कहां से होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट एरिया, और स्टेट के लिए हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ। फर्क समझ में आ गया कि यहाँ पे बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायर्ड होना पड़ेगा, या डिस्ट्रिक्ट जज के लिए क्वालिफाइड होना पड़ेगा, या डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी पे बैठना पड़ेगा, तो आप क्या बन सकते हो? प्रेसिडेंट। अच्छा, अगर नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट बनना है तो क्या है? अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ, ये किधर था? और यहाँ पे क्या आ गया? shall be appointed by the central government by notification is known as। दिमाग में बैठा, अगर आपको बेटे का ओहदा चाहिए तो क्या क्वालिफिकेशन है? अगर आपको बाप का ओहदा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? और अगर आपको बाप के बाप का ओहदा चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट भी बाप ही है ना भाई, बाप का बाप। कितने हो गए?
2 पॉइंट। अच्छा, इसके बाद मेंबरशिप। ये जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है इसमें कितने मेंबर होते हैं? नॉट लेस देन 2, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये दोनों सेम हो गया। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। 4 मतलब नॉट लेस देन 4, 4 होगा तो भी चल जाएगा, 4 से कम। यहाँ पे कितना बोला? 2, यानी 1 नहीं चलेगा, 2 तो होना चाहिए, और उसके ऊपर की लिमिट नहीं पता अपने को। तो आगे क्या लिखना है? नॉट लेस देन 2 आपने याद कर लिया, आगे लिखना है एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब। व्हाट इज प्रिस्क्राइब? बताया गया है। कहां बताया गया है? एक्ट में। प्रिस्क्राइब किया गया है इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां से लेके यहां तक का सेंटेंस इसके आगे भी छाप देना। पहले लिखना नॉट लेस देन 2, फिर ये कॉपी करना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? फिर ये कॉपी करना, और फिर यहाँ पे लेस देन 4 सेम कॉपी करना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ नंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट है। आगे एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब यहाँ तक लिख के छोड़ देना, बताना नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है। समझ में आ गई बात? ओके, कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट। मीनिंग प्रेसिडेंट, कौन बनेगा प्रेसिडेंट बेटे के लिए? डिस्ट्रिक्ट जज में या तो सिटिंग हो या तो, और ये जो बंदा स्टेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, हाई कोर्ट में सिटिंग हो या क्वालिफाइड हो। और अगर आपको बनना है नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट, तो कहाँ पे होना चाहिए आपको? या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो चुका हो या भी वहां पे बैठा हो। बात समझ में आ गई? कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। मेंबरशिप टेनोर, यानी अगर आपको कोई जॉब मिलता है तो वो जॉब लिमिटेड के लिए मिलता है गवर्नमेंट के अंदर। तो यहाँ बताया गया है कितने साल तक आप डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकते हो, कितने साल तक काम आप स्टेट में कर सकते हो, और कितने साल तक काम आप नेशनल में। ये याद रख के जाना, फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव में पूछता है। मेंबरशिप टेनोर, द मेंबर कैन हैव द मेंबरशिप फॉर अ टर्म ऑफ और up to the age 65 years which ever is earlier। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बंदा 5 साल तक प्रेसिडेंट बन गया, कितने साल तक, तो उसको वहां से हटा दिया जाएगा, टाइम खत्म। या 5 साल नहीं हुआ लेकिन उसकी एज कितनी हुई पता है, तो भी उसको वहां से हटा दिया जाएगा। तो लिमिट क्या है? या तो 5 इयर्स और उसकी एज कितनी हो गई। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप समझ जाना फटाक से। मिस्टर ए करके बंदा है, ये बन चुका है प्रेसिडेंट। क्या बन चुका है? और इसको बनाते समय ये बोला गया था कि कुर्सी आपके लिए 5 साल तक वैलिड है, 5 साल के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा, चाहे काम कितना भी अच्छा आपने किया। लिमिट हो गई ना। अब जिस दिन ये प्रेसिडेंट बना, इसकी एज थी 61। कितनी थी? और यहाँ पे क्या बोला गया? 65 का होते ही खाली कर कुर्सी। और ये भी बोला गया है 5 साल आपको काम दिया जाएगा। अगर ये 5 साल तक काम करेगा तो इसकी एज कितनी हो गई? कर सकता है क्या? लेकिन 5 साल भी तो नहीं हुआ, इसलिए बोला गया है विच एवर इज। अगर 5 साल पहले हो गए और 65 का नहीं है तो भी निकल। अगर तू 65 का हो गया और 5 साल नहीं हुए तो भी निकल, लेकिन कुर्सी तो खाली करना है। विच एवर इज अर्लियर, याद रहेगा। डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट के लिए क्या बोला है? द मेंबर्स कैन हैव द मेंबरशिप फॉर अ टर्म ऑफ और अप टू द एज ऑफ। तो यहाँ पे ये सेम है, लेकिन एज कितनी हो गई इसके लिए? स्टेट के लिए। उसके बाद लास्ट वन, द मेंबर्स कैन हैव द मेंबरशिप फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स और अप टू द एज ऑफ 67 इयर्स। तो इसके लिए भी क्या है? 5 इयर्स एंड 67 इयर्स। तो आपको सिर्फ मेन पॉइंट याद रखना है, बाकी आगे पीछे का सेंटेंस जैसा पहले वाला है, बात के दोनों भी सेम कॉपी करना है, कर लेंगे। उसके बाद क्या आता है? एरिया कवर्ड। अब सही बात है, कौन कौन से एरिया में काम करेगा? तो बेटा का काम करेगा, बेटा करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, छोटे मोटे झूले। उसके बाद एंड थर्ड वन, यानी अगर आपको पेपर में पूछा जाए स्टेट कमीशन कैन बी सेटल्ड द डिस्प्यूट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। पक्का? पक्का?
एकदम पक्का। डिस्ट्रिक्ट के झगड़े बेटा सॉल्व करता है, स्टेट के झगड़े, लेकिन अगर बेटे से नहीं हुआ तो कौन करेगा? कर सकता है। बात समझ में आ रही? डीप में लॉजिक नॉलेज लो कि अगर ये इससे पहले आ रहा है, मतलब ये छोटे झगड़े है ना, लेकिन हो सकता है बेटे से सॉल्व ना हो, तो हम किसके पास जाएंगे? अब स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों भी नहीं कर पा रहे तो किसके पास जाएंगे? बात समझ में आ रही है? तो दिमाग में बैठाओ कि ये खर्चा जो स्टेट का जो डिस्प्यूट है वो स्टेट वाला ही सॉल्व करता है, लेकिन अगर इससे नहीं हुआ तो? अब यहाँ पे सवाल क्या था? डिस्ट्रिक्ट का डिस्प्यूट कौन सॉल्व करता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशन, लेकिन अगर इससे नहीं हुआ तो ये कर सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट। इसका एरिया क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट। इसका एरिया क्या हुआ? इसका एरिया क्या हुआ? तो यहाँ पे कोई बड़ा सेंटेंस बना के दिया है क्या? वेरी सिंपल, इट कवर्स पर्टिकुलर, इट कवर्स पर्टिकुलर, इट कवर्स द इंटायर कंट्री। बात समझ में आ गई? ओके, उसके बाद मॉनिटरी जुरिडिक्शन के यहाँ पे अगर सेटलमेंट होता है तो कितने पैसे पर सेटलमेंट होगा, कितने अमाउंट का केस है तो कहाँ लेके जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। टू इंटरटेन कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड रुपीज, यानी 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम का केस है तो कहाँ लेके जाने का? बेटे के पास। बेटा कौन है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। To entertain complaints where the value of goods or service paid as consideration exceed 1 crore but does not exceed, यानी 1 करोड़ से ज्यादा के अमाउंट का केस है और 10 करोड़ से कम के अमाउंट का केस है तो किसके पास जाने का? स्टेट कमीशन के पास जाने का। To entertain complaint where the value of goods service paid as consideration exceed rupees, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा का वैल्यूएशन है किसी भी गुड्स और सर्विस का तो उसकी कंप्लेंट लेके कहा जाने का? बात समझ में आ गई? अगर 1 करोड़ है तो 1 करोड़ 1 रुपया है तो समझ में आ गया? 10 करोड़ है तो 10 करोड़ से ज्यादा है तो 10 करोड़ से ज्यादा है तो एक्सीड रुपीज स्टेट नेशनल होगा। अच्छा नेशनल है, बाप का बाप। यस, मेरे दिमाग में बाप का बाप चल रहा है। ठीक है, डन। कितने पॉइंट हो गए? अभी मैंने आपको जो पॉइंट समझाया था उसका पूरा वेरिफिकेशन यहाँ पर है कि अगर बेटे से नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे? अपील। कहाँ पे अपील करना है हमें? अपील अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी मेड टू दी, अभी जस्ट बोला मैंने, अगर आपने अपील किया डिस्ट्रिक्ट कमीशन में और वहां पे काम नहीं बना तो हम किसके पास जाएंगे? स्टेट कमीशन के पास। आगे, अपील अगेंस्ट द स्टेट कमीशन कैन बी मेड टू दी, बाप से काम नहीं बना तो बाप के पास। अपील अगेंस्ट द नेशनल कमीशन कैन बी मेड टू दी, तो किसके बाद कमीशन नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। बात समझ में आ गई? पक्की बात है। ये डिफरेंस बिटवीन बहुत इजी भी है, आपको आसानी से याद भी हो सकता है, बस मैटर करता है अभी घर पे जाके पढ़ लिया या अभी पढ़ लिया तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका टॉपिक वाइंडिंग अप होता है। बीच में मैंने 2 टॉपिक को लीव किया, किस टॉपिक को? जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए मैटर करता है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी आपको उसको नहीं छोड़ना है। जैसे कि मैंने क्या छोड़ा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का डेफिनेशन जो यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। अब मैंने जो डिफरेंस बिटवीन पढ़ाया ना, अगर आप उसके बाद अगर इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। मीनिंग, कौन बनेगा प्रेसिडेंट, कौन होगा मेंबर, कितना टेन्योर होगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बस वहां पे डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में दिया है, यहाँ पे पैराग्राफ के फॉर्म में दिया है। बात समझ में आ गई? ओके, ये आप लोग खुद से रीड कर लेंगे। उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट भी मैंने छोड़ा है। क्वेश्चन का नाम क्या है? रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, कि जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं किसके लिए? हमारे लिए। जो एनजीओ बनाए गए हमारे लिए, तो उनका रोल क्या है? तो कितने रोल है टोटल? 1 2 3 4 5 6, 4, ठीक है, ये 4, फिर ये भी 4, फिर ये 5, ठीक है। तो टोटल 5 पॉइंट है, 4 2 बार।
द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ CGSI. Full form is Consumer Guidance Society of India. Voice, voluntary organization interest of consumer education. CERC, Consumer Education and Research Center. और कुछ है क्या? है CAI, Consumer Association of India. MGP, मुंबई ग्राहक पंचायत, पेपर में आ सकता है वन वर्ड में. ग्राहक शक्ति GS, ये सारे एनजीओ है. अब एनजीओ क्या क्या करता है उसकी डिटेल यहाँ लिखी हुई है, एक बार रीड कर लेना. ऊपर ऊपर से मोटा मोटा बता देता हूँ, मोटा मोटा. पहले एनजीओ क्या करता है? अवेयरनेस फैलाता है. क्या फैलाता है? साथ में क्या देता है? ट्रेनिंग देता है. उसी के साथ कंज्यूमर के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ क्या करता है? लड़ता है, डेवलपमेंट करता है. उसके बाद क्या करता है? फ्री लीगल एडवाइस. ऐसे एक एक वर्ड भी याद रखोगे तो आपको याद हो जाता है. उसके बाद टू इंटरेक्ट विद बिजनेसमैन एंड चैम्बर्स, किसके साथ इंटरेक्शन करता है? किसके साथ करता है? और किसके साथ? देन अगर कुछ चीटिंग हुआ है तो क्या करता है? कहाँ पे फाइल करता है? PIL, हिंदी में बोले तो जनहित याचिका. क्या ये डिफिकल्ट है? एक एक वर्ड याद कर लेंगे, बाकी सेंटेंस बनाने आपको अच्छे से आता है. तो OCM के अंदर अगर एक चैप्टर को मैं छोड़ू, आउटसोर्सिंग वाला चैप्टर, बिजनेस एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, सारे बच्चे अगर आपको टॉप भी करना है एक चैप्टर आप ऑप्शन में लेके चल सकते हो. इंपॉर्टेंट क्या है? बाकी जो चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं उसको फोकसली पढ़ना है. बहुत सारे बच्चे ये गलती करने वाले हैं कि आप यहाँ वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाओगे और पेपर में क्या आ जाएगा? नॉट इम्पोर्टेंट. क्या आ जाएगा? तो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत पढ़ो ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ो और पूरा चैप्टर पढ़ो. उसके अंदर वो क्वेश्चन भी पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन भी पढ़ो जो इंपॉर्टेंट नहीं है. सपोज अगर आपके टॉपिक में 8 चैप्टर है, आप 4 अच्छे से करके जाओ ना. आप अगर 8 के 8 चैप्टर के IMP क्वेश्चन करके जा रहे हो, 8 के 8 के IMP क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आ गया जो IMP नहीं था, तो पूरा पढ़ के भी फायदा हुआ क्या? लेकिन आपने 4 चैप्टर पूरे अच्छे से पढ़ा, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उसमें, चाहे नॉट इंपॉर्टेंट हो. तो अगर इन चारों में से कुछ भी आएगा, लिखोगे या नहीं लिखोगे? और पेपर में पास होने के लिए इतना काफी है. समझ में आ गया? तो चैप्टर पूरा पढ़ने का सोचो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे मत भागना. क्योंकि IMP नहीं आया तो आप वहां पे क्या लिखने वाले हो आप ही जानते हो, एग्जामिनर जानता है जब वो चेक करेगा. ठीक है, टॉपिक इज इनफ. किसी को डाउट है इसके ऊपर? जल्दी से पूछो रे. क्या पढ़ा हमने अभी जस्ट? क्या पढ़ा? डिफरेंस बिटवीन पढ़ा ना. चलो ठीक है. बुक बंद. ये वही है ना, अपना क्वेश्चन का ही है, चैप्टर का ही है ना. पहला सवाल, द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, अभी मैंने शायद इसके बारे में पढ़ा है. द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज अ, सही है. विच इज द हाईएस्ट अथॉरिटी टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट अंडर द एक्ट? हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट नेशनल है, ये है बाप का बाप. और कुछ है क्या? द गवर्नमेंट हैज डैश टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट बाय कॉम्प्रोमाइज. ये मैंने पढ़ा है, जल्दी बोलो. आंसर इज, इस पैराग्राफ में ये सेम सेंटेंस लिखा हुआ था अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो. और कुछ है काम का? नेशनल कमीशन हैज डैश मेंबर. पक्का? स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मतलब कुछ काम का नहीं है ना. 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा. ओके, अब यहाँ पे आ जाओ. टॉपिक खत्म. मैं आपको बताने वाला हूँ OCM का पेपर कैसा लिखा जाए. सबके लिए सेम चीज. इसके बाद माइंड में कोई सवाल ना आए कि प्रेजेंटेशन में कोई डाउट ना रहे. जैसा मैं बोल रहा हूँ पेपर वैसा प्रेजेंट करके आना. आपका पेपर पे प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं कटेगा. सबसे पहली चीज, बोर्ड का आंसर शीट कैसा होता है सबको पता है. अगर आंसर शीट को कभी आप गौर से देखोगे ना, वहां पे लेफ्ट साइड में टॉप में
क्वेश्चन लिखा होता है क्यू करके, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा डब्बा होता है और यहाँ पे क्यू लिखा होता है और डब्बा खाली होता है। मतलब ये बोल रहा है यहाँ पे इंडिकेट करो आप कौन सा क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हो। हम लोग क्या करते हैं पता है क्या, मिडल में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 या अलग से नीचे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, तो ये क्यों बना के दिया उसने, वाई करते नहीं करते। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं सजाने के चक्कर में कि क्वेश्चन नंबर 1 दिखाया जाए। ये अरे भाई उसको मालूम है यहाँ लिख देगा ना 1 तो क्यों उसने लिख के ही दिया तेरे को टाइम बचाने के लिए। तो प्रेजेंटेशन रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ, इसे कहते हैं ओवरराइटिंग, एक्स्ट्रा दिखाना। इसके बाद आपको पेपर में आता है क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स, क्या आता है, और यहाँ पे साफ साफ लिख के देता है रीराइट। तो बच्चे पूछते हैं एग्जामिनर को पूरा क्वेश्चन लिखना है या डायरेक्ट आंसर लिखना है। अबे गधो क्या बोला, तो इसको रीराइट कर फिर आंसर लिख। तो जब रीराइट करके तू आंसर लिखेगा तो तुझे यहाँ पे क्या लिखा, सपोज यहाँ पे आंसर कौन सा है, कुछ भी फेंक रहा है। इन इंडिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनिशिएटेड इन द ईयर, कौन से ईयर में आया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अबे ऑप्शन ही गलत है क्या, अपना 2019 है ना, हाँ छोड़ दो उसको। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बस इतना लिख के छोड़ देना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इन इंडिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनिशिएटेड इन द ईयर 2019, फुल स्टॉप। ये छोड़ दो जो भी है, मैं बता रहा हूँ पेपर पैटर्न, सवाल जवाब बाद में। शायद हमने ये लाइन पढ़ा नहीं इनिशिएटेड के बारे में। फिर लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज अ डैश, तो आपका आंसर क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको उठा के लिख देना है। बात समझ में आ गई, आंसर पता है तो लिख देना, नहीं पता है तो क्वेश्चन लिख के छोड़ देने का और आगे चले जाने का। हम लोग क्या सोचते हैं लास्ट में लिखेंगे, तो लास्ट में लिखते समय अगर आपने सिर्फ आंसर लिख के आ गया और एग्जामिनर का मूड एकदम हटा हुआ रहेगा तो वो इस गलती को भी पकड़ेगा, वरना मार्क्स देते सब लोग। अगर आपने इसको नहीं भी लिखा, क्वेश्चन को रिराइट नहीं भी किया, तो वो आपको गलत समझ के मार्क्स दे देगा, लेकिन दे देगा, ठीक है। आगे ऑब्जेक्टिव में कुछ डाउट है, फिल इन द ब्लैंक्स कैसा लिखेंगे, सिर्फ आंसर या क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन के साथ लिखा जाएगा। उसके बाद आता है ग्रुप ए एंड ग्रुप मैच द पेयर। हम बचपन में जोड़ियां लगाते थे, याद है ना, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे। और पेपर में हमारी टीचर स्कूल में ऐसी ही सिखाती थी, जोड़ियां लगाओ, उसका मतलब ही था मैच द कॉलम। बट हम जब कॉलेज में आ गए तो हमें बताया गया है ग्रुप ए को ग्रुप बी से मैच किया जाए। क्या किया जाए, और मैच करने के बाद जिसका जो आंसर है वो सामने लिख दो, सेम आंसर। तो सेम आंसर लिखने बोला, क्या लिखने बोला, तो जब ये डब्बा बनेगा तो ये बनेगा ग्रुप ए और ये ग्रुप बी नहीं बनेगा, ये बनेगा आंसर। बताओ कितने बच्चे लोग इसमें आंसर लिखते थे और कितने लोग ग्रुप बी लिखते थे, जो नहीं हाथ उठा रहे वो लोग। हम आंसर लिख रहे हैं वहां पे, मैच द कॉलम नहीं कर रहे, ग्रुप ए को ग्रुप बी से मैच नहीं किया जा रहा है, आंसर लिखा जा रहा है। बात समझ में आ गई, ये सवाल ये जवाब, ये सवाल ये जवाब, याद रहेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आता है गिव वन वर्ड फ्रेज टर्म्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या कहीं पे भी लिखा है रीराइट करो, बहुत सारे बच्चे पूरा उतारते हैं फिर एक वर्ड ढूंढ के लिखते, वो भी गलत है। अगर उनको नहीं आता है तो वो सब ये सभी टाइम पास करने वाले, पेपर में क्वेश्चन ही लिखते रहेंगे बैठ के, आपको पता ही नहीं आंसर क्या, और आंसर पता है तो कैसे लिखना है वो गलती कर देते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ